अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम ऑल ऑफ यू टू एके फिजिक्स। मैं हूं अवैस खान और आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको न्यूटन के बारे में दो तीन बातें बता देता हूं कि न्यूटन जो थे वो 4 जनवरी 1642 को पैदा हुए थे और 1727 को वो इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। कुछ बुक्स में है कि वो 1643 को पैदा हुए थे, लेकिन ज्यादातर बुक्स में 1642 है, 4 जनवरी 1642। ठीक है, एमसीक्यूज में आ सकता है जनरली आपके लिए। इसके अलावा वो एक बेहतरीन फिजिस्ट थे, मैथमेटिशियन भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे। ग्रेविटी में भी उन्होंने बेहतरीन किरदार अदा किया था, ऑप्टिक्स में भी उन्होंने बेहतरीन किरदार अदा किया था। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे फील्ड हैं जहां पर उन्होंने बेहतरीन अपना किरदार अदा किया था, लेकिन जो एस्ट्रोनॉमर थे वो बेहतरीन जिसमें सबसे ज्यादा मेंशन किया था वो एस्ट्रोनॉमर में था, मैथमेटिशियन में था और फिजिस्ट में था। उनके बारे में दो खूबियां खुसूसियात ये थी कि उन ये 9 हॉबीज थी, उनकी हॉबीज नहीं थी। ठीक है, फर्स्ट वन ये थी कि उनकी हॉबीज नहीं थी। सेकंड वन बहुत इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने नेवर गॉट मैरिड, उन्होंने शादी नहीं की थी। दो ये खूबियां, ये खुसूसियात थी सर न्यूटन के बारे में। उसके बाद सर आते हैं अपने टॉपिक पर। सर न्यूटन ने सबसे पहले एक थ्योरी पेश की थी कॉज ऑफ मोशन के बारे में, जिसे बाद में कोलेक्टिवली क्या कहा जाता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। 3 लॉज उन्होंने पेश की थी। फर्स्ट लॉ पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट की तरफ आ जाते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेट करती है? दिस लॉ स्टेट दैट इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स, जो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज जीरो, अगर वो जीरो हुई, ठीक है, द ऑब्जेक्ट विल मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अगर एक ऑब्जेक्ट है उस पर नेट एक्सटर्नल जितनी भी फोर्सेस हैं वो क्या हुई, एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पर जीरो हुई, एक ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है और उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्सेस क्या हुई, जीरो हुई, द ऑब्जेक्ट विल मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। तो वो ऑब्जेक्ट कौन सी स्टेट मेंटेन रखेगी? वो अपनी रेस्ट की स्टेट मेंटेन रखेगी, या तो रेस्ट की स्टेट मेंटेन रखेगी या और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, या तो वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव करेगी। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो क्या करेगी, मूव करेगी। ठीक है, यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स जीरो हुआ, एक चेयर मैंने कंसीडर की, इस पर नेट एक्सटर्नल जितने भी फोर्सेज हैं वो जीरो हैं, तो ये ऑब्जेक्ट रिमेन रेस्ट में रहेगी। ठीक है, या तो दूसरी बात, द ऑब्जेक्ट विल मेंटेन स्टेट ऑफ, दूसरी बात ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, या तो यूनिफॉर्म मोशन करेगी। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन मीन देयर विल नो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगी। और साथ वेलोसिटी में फिर दो बातें हैं, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में भी चेंज नहीं आएगी, साथ ही साथ वेलोसिटी के डायरेक्शन में भी चेंज नहीं आएगी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी में चेंज आए तो उसे हम क्या कहते हैं, फिर एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में भी चेंज नहीं आनी चाहिए, साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन में भी चेंज नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ना तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज होगी, ना तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज होगी। तो अगर वेलोसिटी में चेंज जीरो होगी तो उसका मतलब, अगर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में ये हम यही करते हैं कि क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज है तो उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर वेलोसिटी में चेंज आ ही नहीं रही तो हम उसे क्या कहेंगे कि इसमें एक्सेलरेशन में भी चेंज, एक्सेलरेशन भी इसकी क्या है, जीरो है। ठीक है, तो एक बार फिर मैं दोबारा पढ़ा देता हूं। दिस लॉ स्टेट इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज जीरो, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल नेट फोर्स जीरो हुई तो या तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगी, या तो कांस्टेंटली मोशन करेगी, मीन कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन करेगी, मीन कांस्टेंटली वेलोसिटी के साथ, उसकी वेलोसिटी और डायरेक्शन में चेंज, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगी। ठीक है, या ये ऑब्जेक्ट हम कंसिडर कर लेते हैं एक चेयर। फॉर एग्जांपल, एक चेयर हमने कंसिडर की, ये इस पर जो एक्सटर्नल नेट फोर्सेज है, ऑल फोर्सेज वो जीरो हैं। तो जब तक हम इसको फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे एक्सटर्नली, इसकी एक्सटर्नल जो फोर्स है वो अप्लाई नहीं करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगी। ठीक है, अगर कोई बॉल या हम कुछ भी कंसिडर कर ले, वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है, बट शर्त है एक्सटर्नल नेट फोर्स वहां पर जीरो होना चाहिए। ठीक है, आप नॉर्मली बॉल को कंसिडर ना करें कि हमने बॉल को किक दी और वो तो रुक गई, उस पर बहुत सी एक्सटर्नल फोर्सेस लगती हैं। जैसे कि आप ले लें, फ्रिक्शनल फोर्स लगती है, एयर रेजिस्टेंस फोर्स लगती है। ठीक है, इस तरह एक्सटर्नल फोर्स लगती है, तो उसकी वजह से वो बॉल रुक जाती है। अगर ये एक्सटर्नल फोर्सेस जो आप लगा रहे हैं ये ना हो और एक बॉल या जो भी ऑब्जेक्ट हो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, मीन उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में चेंज भी नहीं आ रहा और उसकी डायरेक्शन में भी चेंज नहीं आ रहा, तो वो ऑब्जेक्ट क्या है,
उसी तरह मूव करते जाएगी, ठीक है, जब तक एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगेगा। ये था न्यूटन फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट, ठीक है। अब आते हैं सेकंड लॉ पर। चलिए जी, अब पढ़ते हैं न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या था वो पहले पढ़ते हैं, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। न्यूटन सेकंड लॉ का एक स्टेटमेंट ये था, नेट फोर्स, जो नेट फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, जब एक ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स लगती है, दे प्रोड्यूस सम एक्सेलरेशन, ठीक है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे तभी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। एक बात अपने माइंड में रख लीजिए, जब तक फोर्स ना हो वहां पर एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस हो सकती, ठीक है। जहां पर आपने सुन लिया कि यहां पर एक्सेलरेशन है तो वहां पर फोर्स जरूर होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन फोर्स के अलावा प्रोड्यूस नहीं हो सकती। तो जहां पर भी आपने सुना कि यहां पर एक्सेलरेशन है वहां पर फोर्स जरूर होगी, ठीक है, याद रखिए ये बात। नेट फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन, वो क्या प्रोड्यूस करेगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। जो फोर्स लगा, एक बॉडी पर हमने फोर्स लगाया, उस बॉडी ने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया, और दैट एक्सेलरेशन, वो जो एक्सेलरेशन इन अ बॉडी, दैट एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ उस बॉडी में, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, अब इस जो सेकंड लॉ है इसकी दो स्टेटमेंट है, यानी ये दो पार्ट्स में है। वो ये है कि द एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स। वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको है, नेट फोर्स को, यानी ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स लगाया, उस फोर्स ने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया। वो जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, फोर्स को। फोर्स को क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और सेकंड वन स्टेटमेंट है, देखिए आप, टू नेट फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको होगा, वो होगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट को। ये देखिए, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ये जो सेकंड लॉ है न्यूटन की, ये दो इसकी स्टेटमेंट की दो पार्ट्स हैं। सिंपली आपको दोबारा मैं बता देता हूं कि न्यूटन सेकंड लॉ ये स्टेट करता है कि जब आप एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स क्या प्रोड्यूस करेगी, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि वो फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, और जब वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी वो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किस चीज को, फोर्स को, ठीक है। फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस चीज को होगी, मास को होगी। इसका मतलब क्या है, आप समझाता हूं। अगर आप एक्सेलरेशन लगा रहे हैं, फोर्स प्रोड्यूस, जितनी ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं उतनी ही ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। फोर्स ज्यादा लगाएं, एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगी। लेकिन इसमें एक बात याद रखिए कि फोर्स जो लगा रहे हैं वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में हो, यानी कि इस तरह नहीं कि आपने एक फोर्स इस तरफ एक तरफ लगाई, ठीक है, और आपने कहा कि फोर्स जितनी लगा रहे हैं उतनी एक्सेलरेशन, जितनी फोर्स ज्यादा होगी उतनी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। एक दफा इस तरफ से फोर्स लगाई, 2 न्यूटन फोर्स लगाई, बॉडी को एक्सेलरेट किया, या 3 न्यूटन फोर्स लगाई, बॉडी को एक्सेलरेट किया, और फिर ऑपोजिट साइड से खड़े हो गए, उधर से फोर्स 2 न्यूटन लगाई और बॉडी रुक गई, और फिर कहें कि न्यूटन ने तो गलत कहा। तो आप, न्यूटन ने गलत नहीं कहा, न्यूटन ने कहा है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स लगाना है, ठीक है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स लगाना है। यानी कि ऐसा नहीं कि फोर्स आप एक बार लगा ले नॉर्थ की तरफ से, दूसरी बार लगा ले साउथ की तरफ से। एक ऑब्जेक्ट को आपने, यानी कि मैं आपको कहूं कि कोई ऑब्जेक्ट आप मूव कर रहे हैं, 3 न्यूटन 4 न्यूटन का फोर्स उस पर लगाया और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस की। आपने कहा भाई न्यूटन ने कहा है कि फोर्स लगाओ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई। अब ऑपोजिट साइड से खड़े हो गए और उधर से 2 न्यूटन फोर्स लगाया, तो वो ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाएगी। और फिर आप माइंड में सोचेंगे कि न्यूटन ने तो गलत लॉ पेश की है। न्यूटन ने गलत लॉ नहीं पेश की, आपने गलती की है। गलती यह है कि, ये बात दोबारा बता रहा हूं कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो फोर्स आप इंक्रीज कर रहे हो, इंक्रीज इन फोर्स ला रहे हो, अक्सर ये बात टीचर भूल जाते हैं कहने में, ठीक है, जो इंक्रीज ला रहे हो फोर्स में, तो वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होनी चाहिए, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन में, ठीक है। तो जितनी फोर्स इंक्रीज करेंगे उतनी एक्सेलरेशन इंक्रीज होगी, और इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स में। दूसरी बात, स्टेटमेंट की दूसरी जो है वो ये है कि एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इसका मतलब ये है कि मास इंक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन आप उतनी ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपको मैं कहूं कि जितनी मास आप कंसिडर करें, एक गाड़ी कंसिडर करें और एक बॉक्स कंसिडर करें, तो आप किसमें ज्यादा चेंज आसानी से ला सकते हैं फोर्स लगाने में, ऑब्वियसली बॉक्स में, क्योंकि गाड़ी का मास ज्यादा है तो उस पर फोर्स ज्यादा लगेगा। तो अगर फोर्स ज्यादा लगेगा तो एक्सेलरेशन उतनी, यानी उस पर फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो अगर मास कम होगा उसमें फोर्स आसानी से लगेगा और एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास को, मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी, ठीक है। यानी आपको मैं सिंपली एग्जांपल देता हूं, एक
10 न्यूटन का 10 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट कंसिडर की कर लिया आपने, एक 5 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लिया। अब दोनों पर 2 न्यूटन फोर्स आपने लगाया, ठीक है। एक 10 किलोग्राम की ऑब्जेक्ट कंसिडर किया आपने, ये देखें 10 किलोग्राम ऑब्जेक्ट कंसिडर किया, एक 5 किलोग्राम ऑब्जेक्ट कंसिडर किया, इस पे भी 5 न्यूटन फोर्स लगाया, इस पे भी 5 न्यूटन फोर्स लगाया। अब आप बताइए कौन सी ऑब्जेक्ट में ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी? ऑब्वियसली 5 किलोग्राम की जो ऑब्जेक्ट की, क्योंकि उसका मास कम है, तो मास कम हुआ तो एक्सेलरेशन क्या हुई? ज्यादा प्रोड्यूस हुई। मास ज्यादा हुआ तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस हुई, ठीक है। तो यही दो बातें हैं न्यूटन सेकंड लॉ की स्टेटमेंट में। न्यूटन ने सेकंड जो लॉ उन्होंने हमें दी वो ये थी कि आप जब फोर्स लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट पर तो फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, और वो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज को? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स को। फोर्स इंक्रीज करेंगे तो एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, ठीक है, और फोर्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में लगाना होगा, ठीक है। और सेकंड बात है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास को। सो प्लीज बी नोटेड। अच्छा, तो ये मिस्टेक रह गया था, उधर सेकंड लिख दे, ठीक है। ये सेकंड है, फर्स्ट लॉ लिखा था ऊपर, ये सेकंड लॉ है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी? ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। फोर्स इंक्रीज होगा, एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। एंड A is inversely proportional to mass. This is equation second. Compare equation first and second. So A is directly proportional to F over M, ठीक है। इधर हम जब प्रोपोर्शनलिटी खत्म होगी तो उधर एक कांस्टेंट लगेगा, A is equal to K F by M, और इधर K की वैल्यू क्या है? वो है 1। K की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी A is equal to 1 into F over M। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे, इधर भी 1 लगा दें, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो F is equal to MA। फोर्स की डेफिनेशन आपके पास आ गई, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स किसके बराबर है? अगर आप फोर्स मालूम करना चाहें तो वो किसके बराबर है? मास टाइम एक्सेलरेशन। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, बी नोटेड। चलिए भाई, न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में पढ़ते हैं। थर्ड लॉ क्या थी? जो थर्ड लॉ थी ये तो मतलब रियल लाइफ में आप कंसिडर करें तो वैसे भी मामलात में भी यही लॉ एप्लीकेबल होती है, ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है, वो वाली है। दिस लॉ स्टेट्स दैट एवरी एक्शन हैव एन रिएक्शन। हर एक्शन का रिएक्शन होगा, ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में वो इक्वल होगा, यानी उनकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो बराबर होगी, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन उसकी चेंज होगी। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कंसिडर को, यानी एक बॉडी है, ठीक है, उसने फोर्स लगाया बी बॉडी पर, ठीक है, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगी। कितना लगाया? ये फोर्स लगाया ए ने बी बॉडी पर, तो ये बी बॉडी उतना ही फोर्स लगाएगी ए बॉडी पर, बस कौन से डायरेक्शन में? इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। यानी जितना फोर्स ए ने बी पर लगाया, बी उतना ही फोर्स ए पर लगाएगी, लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। लाइक फॉर एग्जांपल देखें आप, एफ ए बी, जितना फोर्स ए ने बी पर लगाया उतना ही बी ए पर लगाएगी, लेकिन ये जो माइनस साइन आपको नजर आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। इसकी जो डायरेक्शन होगी बी ए पर, वो ऑपोजिट होगी। इसको हम क्या कहते हैं? न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। ये नेगेटिव साइन जो नजर आ रही है सिर्फ ओनली आपको कोई मैग्नीट्यूड यानी कुछ और शो नहीं कर, मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, ओनली उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। डायरेक्शन आपको शो कर रहा है कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट होगी। फॉर एग्जांपल एक बॉल है, उसको एक बंदे ने किक किया भाई, ठीक है, किक किया, तो इसने बॉल पर जितनी ही फोर्स लगाई उतनी ही फोर्स ये बॉल इसके पैर पर लगाएगी, तभी वो अपना पैर पीछे की तरफ, आप जब बॉल को मारते हैं तो उतना ही फोर्स वो पीछे की तरफ लगाता है वो बॉल, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एग्जांपल ले लें, मैं ब्लैक बोर्ड पर इसका हाथ लगा, उस पर फोर्स लगा रहा हूं, तो आप तो कहेंगे ये तो रिएक्शन नहीं कर रहा। भाई क्यों नहीं कर रहा? आपको अपोज कर रहे हैं ना,
आप नॉर्मली हवा पर ऐसे एक्शन कर सकते हैं, जितना फोर्स इधर लगा रहे हैं उतना इधर लगा सकते हैं? नहीं, वो आपको रेजिस्ट कर रही है ना, आपके हाथ का शेप जो होगा वो चेंज होगा, ठीक है। साथ में साथ आप उतना फोर्स एयर पर नहीं लगा सकते, यानी खड़े नहीं हो सकते इस पर हो सकते हैं, क्योंकि वो आपको रेजिस्ट कर रहा है, उतनी ही फोर्स दीवार आपके ऊपर लगा रहा है। या इसके अलावा आप जब गुब्बारा लें और उसमें हवा भरें, ठीक है, और जैसे ही छोड़ते हैं वो फुल स्पीड से इधर उधर घूमना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल है वो बाहर निकल रहे हैं फुल स्पीड से। जब वो एक्शन कर रहे हैं तो उन पर वापस रिएक्शन भी हो रहा है, तो वो आगे जा रही है, और वो जो पार्टिकल है, एयर पार्टिकल, वो पीछे निकल रहे हैं, तो एक्शन कर रहे हैं और उस पर रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये था न्यूटन की थर्ड लॉ, जिसमें ये स्टेट करते हैं कि हर एक्शन का रिएक्शन होगा, और वो जो रिएक्शन होगा वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, और डायरेक्शन में वो क्या होगा? ऑपोजिट होगा। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।